अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सेस क्या हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स आर्क। उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो सारी हम देखेंगे। तो इस चैप्टर को आप डिटेल से अपने जो रेलिवेंट बुक है उसमें से पढ़िएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। आर्क का मतलब होता है एक पाथवे। तो रिफ्लेक्स आर्क एक, अगर हम एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे को देखें तो ये एक पाथवे को फॉलो करता हुआ एक्शन परफॉर्म करता है। रिफ्लेक्स आर्क इज द एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। कि एक ये ऐसा रोड है जिसको फॉलो करके कोई भी जो इम्पल्स है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, तो इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूड 5 कंपोनेंट। अब एक जो पूरा रोड है, रिफ्लेक्स आर्क एक समझो रोड है। रोड का पहला पार्ट क्या कहलाता है, दरमियान वाला पार्ट क्या कहलाता है। तो ये सारी चीज हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट में। तो समझो इस रिफ्लेक्स आर्क के कितने कंपोनेंट हैं, 5। तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, रिसेप्टर। रिसेप्टर एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा सेंसरी समझे कि ऐसे ऑर्गन हैं जो स्टिमुलस को परसीव करते हैं, परसीव करके एफरंट नर्व की तरफ मूव करवा देते हैं। अब एफरंट नर्व कौन सी होती हैं, एफरंट नर्व सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो कि रिसेप्टर ने जो चीज़ डिटेक्ट की उसको, जो सेंसेशन रिसेप्टर ने डिटेक्ट की उसको एफरंट नर्व्स के थ्रू रिफ्लेक्स आर्क में मूव करवाती हैं। अब एफरंट नर्व से सिग्नल जाता है सेंटर की तरफ। वो सेंटर कौन सा हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। उसके बाद सेंटर क्या करता है, आपकी एक्टिविटी को मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू परफॉर्म करवाता है। तो वो कौन से नर्व होता है, एफरंट नर्व। ठीक है, इसको मोटर नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, या इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर ये मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से एक्शन परफॉर्म होता है। अब क्या बेसिकली हमने पढ़ा, रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा एनाटॉमिकल पाथवे है जिसके ऊपर रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। इसके 5 पार्ट्स हैं, एक है रिसेप्टर, एफरंट नर्व, सेंटर और एफरंट नर्व। और इफेक्टर ऑर्गन क्या चीज है, इफेक्टर ऑर्गन वो ऑर्गन है, मसल है, स्मूथ मसल कह सकते हैं, जिसके ऊपर जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एफरंट नर्व के स्टिमुलस के बाद। Effector organ is the structure such as muscle or gland where the activity occurs in response to stimulus. Afferent and efferent nerve fiber may be connected directly to the center. तो ये क्या है, एफरंट और efferent नर्व सेंटर से कनेक्टेड होती हैं। अब ये देखो स्किन है, इधर क्या है आपके रिसेप्टर, रिसेप्टर से एफरंट नर्व्स के थ्रू सेंटर में जाएगा। सेंटर आपका स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का कोई पार्ट भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाइट मैटर ग्रे मैटर भी हो सकता है। तो वहाँ ये जाके साइनेप्स करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, एफरंट नर्व्स के थ्रू ये इफेक्टर ऑर्गन की तरफ मूव करते हैं। अब फिर इधर बताया है कि फर्ज करो ये रिफ्लेक्स आर्क एक बना है, ये पूरा जो है ना ये वाला, ये एक रिफ्लेक्स आर्क है, ये एक रोड है जिस पे फॉलो करके आपकी जो एक्शन है वो परफॉर्म होता है। अब इधर देखो, जैसे ही एक पर्सन ने हीट सोर्स को टच किया वहां से सेंसेशन आई, ये ब्लू लाइन से देखें, उसके बाद ये रेड लाइन, ये सारी क्या है, ये रेड लाइन क्या है, efferent न्यूरॉन, वहां से ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी और आपका एक्शन परफॉर्म होगा। अब ये जितना भी ब्लू और रेड लाइन है ये क्या है, एक पाथवे है, एक रोड है जिसपे फॉलो होके आपकी मसल मूवमेंट हुई है, सेंसेशन गई है। तो ये सारा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इट्स न्यूरल पाथवे दैट मीडिएट इन reflex action. The sensory neurons pass through the spinal cord, which allow reflex action to occur relatively quickly by activating spinal motor neurons without delay.
delay of steering signal through the brain, although the brain will receive sensory input while the reflex action occurs. तो रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली क्या है कि एक ऐसा पाथवे है जिसको फॉलो करके सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करवाती हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, 6 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले किस बेस पे क्लासिफिकेशन है, एक तो इनबोर्न और एक्वायर्ड कि पैदाइशी तौर पे कोई रिफ्लेक्सेस मौजूद होते हैं और कुछ बाद में हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं। फिर उसके बाद सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि किस किस जगह पे आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं मौजूद हैं उसके लिहाज से उसको, या रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ मौजूद है तो उस लिहाज से आप इसको डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके पर्पस या फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिहाज से कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, सेंसरी है, मोटर है, कौन सा है। फिर उसके बाद अगर हम साइनैप्स के लिहाज से बात करें कि ये साइनैप्स क्या है, एक जंक्शन होता है एक नर्व से दूसरे नर्व के दरमियान का। तो अगर हम साइनैप्स के लिहाज से करें तब भी इसकी क्लासिफिकेशन है। अगर हम देखें कि इसका जो इफेक्टर ऑर्गन वो विजराज हैं या सोमाज हैं, मतलब सोमैटिक सेल्स हैं या मसल्स हैं, उस लिहाज से भी इसकी डिवीजन है। और क्लिनिकल बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले इनबोर्न और एक्वायर्ड की बात करें तो इनबोर्न को अनकंडीशनल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये ऐसे नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बाय बर्थ बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सकिंग रिफ्लेक्स है, जैसे कि माउथ वाटरिंग होती है, जैसे बच्चे को मुंह में हम हनी लगाते हैं तो वो सलाइवा के ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाते हैं। सकिंग जो है बच्चे की, ये एक मदर फीड जो है, ये भी एक इनबोर्न रिफ्लेक्स है। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स क्या होते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग से आते हैं, जो हम जिसके लिए ट्रेन होते हैं या जिसके लिए हमारी तरबियत की जाती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। जैसे आप खाना देखते हैं, साइट, स्मेल, हेयरिंग, तो आप उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स आता है वो कहलाता है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। अगर हम सिचुएशन के लिहाज से देखें या एनाटॉमिकल पोजीशन के लिहाज से देखें तो उसके सेंटर के लिहाज से, अगर ब्रेन के अंदर सेरिबेलम में उसका सेंटर है, कॉर्टेक्स में सेंटर है, मिड ब्रेन में सेंटर है, या बल्बर मेडुलरी सेंटर्स या न्यूक्लियाई हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, इसके लिहाज से उनके रिफ्लेक्सेस बनाए गए हैं। सेरेब्रल रिफ्लेक्स, कॉर्टिकल रिफ्लेक्स, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स, बल्बर मेडुलरी रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अब स्पाइनल को भी आगे फर्दर सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स में, इंट्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स में, सुप्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स में डिवाइड किया हुआ। अब अगर बात करें हम फिजियोलॉजी के लिहाज से, कुछ आपके मतलब किस तरह का फंक्शन रिफ्लेक्सेस परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है तो वो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होगा। अगर एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स है तो एक्सटेंसर रिफ्लेक्स होगा। प्रोटेक्टिव किस तरह है कि आप देखो कभी भी जब आप किसी पिन प्रिक हो जाए या किसी गर्म चीज को हाथ लगाओ, फौरन आप अपनी बाजू को मोड़ लेते हो। ये जो बाजू को मोड़ना है, फ्लेक्शन में लेके जाना है, ये क्या चीज है, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है और फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है, ठीक है। इसको विथड्रॉल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अगर एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स की बात करें तो ये एक क्या होता है कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं। अच्छा, अगर बात करें नंबर ऑफ साइनैप्स पे तो ये दो तरह के साइनैप्स होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक मतलब कि आपके जो रिफ्लेक्स आर्क है इसके अंदर सिर्फ एक साइनैप्स आ रहा है, मतलब सिर्फ दो नर्व्स मिलके ओवरऑल आपका रिफ्लेक्स आर्क बना रही हैं। अगर पॉलीसाइनेप्टिक बात करूं तो इसका क्या मतलब है, मोर देन वन साइनैप्स। इसका क्या मतलब होगा, दो से ज्यादा जो नर्व्स हैं वो मिलके आपस में, न्यूरॉन्स हैं वो आपस में मिलकर जंक्शन बना के फिर पाथ को कंप्लीट करें। उसके बाद अगर बात करें इसकी सोमैटिक और विजुअल रिफ्लेक्स के लिहाज से, तो ये क्या है, सोमैटिक हैं, विजुअल्स हैं। सोमैटिक मतलब कि उसका जो एंड ऑर्गन है वो मसल है, स्केलेटल मसल है, और विजुअल के लिहाज से क्या है कि उसका जो एंड ऑर्गन है वो मसल्स हैं, सॉरी स्मूथ मसल्स हैं, मतलब आपके विजराज हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं। और क्लिनिकल बेस पे मैं बात करूं तो आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं, विजुअल्स भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं।
सुपरफिशियल कौन से हैं? 2 तरह के हैं, एक होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्सेस और एक होते हैं क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस और स्किन रिफ्लेक्सेस। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर म्यूकस मेम्ब्रेन को टच करें तो क्या होंगे? उनके रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स, नेजल रिफ्लेक्स जिसको स्नीजिंग रिफ्लेक्स, फ्रेंजियल रिफ्लेक्स और अव्यूलर रिफ्लेक्स। ये सारे, अव्यूलर मतलब ये जो आपका तालू होता है उसको जब आप इरिटेट करते हो तो क्या होती है? वोमिटिंग इंड्यूस होती है। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस क्या हैं ये भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्यूटेनियस रिफ्लेक्स, वो या स्किन को टच करने से जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, जैसे स्कैपुलर रिफ्लेक्स, ग्लूटियर रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स। अब इस पूरे टेबल में उन्होंने इसका स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, एफरंट नर्व सेंटर और इफरंट नर्व के बारे में बताया। मतलब ये पूरा उसका पाथवे बताया है। जो आर्क हमने पढ़ी, रिफ्लेक्स आर्क, ये उसका बताया हुआ है। ये रिफ्लेक्स का है। सुपरफिशियल जो म्यूकस है उसके अंदर कॉर्नियल है। कॉर्नियल का स्टिमुलस कैसे हम देंगे? आई की जो कॉर्निया है उसको इरिटेट करेंगे तो आपकी आई ब्लिंक करेगी। ठीक है। अब इसी तरह ये आप देखें कि इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? फिफ्थ नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। सेंटर क्या है? पोन्स। और इफरंट नर्व कौन सी है इसकी? सेवंथ क्रेनियल नर्व। फिर इसी तरह कंजक्टाइवल, कंजक्टाइवा को इरिटेट करेंगे, आई ब्लिंक करेगी, सेम वही इसके पाथवे है। फिर उसके बाद नेजल रिफ्लेक्स की बात करेंगे, नेजल म्यूकस जब इरिटेट होगी स्नीजिंग होगी। फिर उसके बाद फेरेंजियल रिफ्लेक्स की बात करें तो फेरेंक्स को इरिटेट होगे तो आपको गैग मतलब वोमिटिंग, जो मतली होना है वो आएगी, या रैचिंग, जो वोमिटिंग से पहले की सिचुएशन होती है रैचिंग, वो कंडीशन जनरेट होगी। एल्वुलर रिफ्लेक्स, ये जो एल्वुला है उसको जब इरिटेट करेंगे तो जो तालू है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब कुछ क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे स्कैपुलर रिफ्लेक्स है। जब हम स्कैपुला के दरमियान इरिटेट करते हैं तो क्या होता है? आपके स्कैपुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और आप स्कैपुला को ड्रा कर देते हो बैक पे। फिर उसके बाद अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स की मैं बात करूं, जैसे आप एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रोक करते हो तो क्या होता है? उसी साइड के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात करें लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स की, तो जैसे ही आप लोअर एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रोक करते हो तो उस साइड के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर क्रिज्मेटेरिक रिफ्लेक्स है, इसमें क्या करते हैं कि आप इनर थाई के ऊपर स्ट्रोकिंग करते हो तो जो टेस्टिकल्स हैं वो एलिवेट हो जाते हैं। फिर ग्लूटियर रिफ्लेक्स है, उसमें क्या होता है कि ग्लूटाई की स्किन को टच करते हैं तो ग्लूटाई कॉन्टैक्ट करते हैं। प्लांटर रिफ्लेक्स, अगर आप सोल को मतलब आप पाँव के जो तलवे हैं उसको स्ट्रोक करते हो तो प्लांटर रिफ्लेक्स आता है और जो टोज होती हैं वो अडक्ट कर जाती हैं। बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स, इसमें आप जो ग्लैंस पीनस है उसकी डॉर्सम के ऊपर जब स्ट्रोक करते हो तो उसकी जो मसल्स हैं बल्बो कैवर्नस मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब एनल रिफ्लेक्स पेरिएनल एरिया में जब आप स्ट्रोक करते हो तो एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इधर सारी उसकी स्पाइनल जिस सेगमेंट से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, जो नर्व्स आती हैं उसको सप्लाई करती हैं, वो बताया हुआ। अब डीप रिफ्लेक्स की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉ जर्क है, बाइसेप जर्क है, ट्राइसेप जर्क है, नी जर्क है, एंकल जर्क है। तो इधर जैसे ही आप उनके टेंडन्स को स्ट्रोक करोगे तो ये एक्शन परफॉर्म होंगे। जहाँ पे आप जैसे ही आप चिन को स्लाइटली ओपन करके टैप करोगे तो माउथ क्लोज हो जाता है। बाइसेप में क्या करते हैं? फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म। जैसे ही ट्राइसेप जर्क आप करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में की हुई हैं, आप प्रैक्टिकली परफॉर्म की हुई हैं। अब कुछ विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे प्यूपिला के, आपके विजुअल ऑर्गन के, उसमें आता है प्यूपिलर रिफ्लेक्सेस, ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्सेस, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्सेस। जो प्यूपिलर रिफ्लेक्सेस है उसके अंदर लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स आ जाता है।
ओक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है। किस वजह से? जैसे ही आप आई बॉल को प्रेशर देते हो तो हार्ट रेट कम हो जाता है। अब उसके बाद कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, जिन लोगों ने टाइट कॉलर पहने होते हैं उनका हार्ट रेट भी कम हो जाता है। फिर कुछ पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस हैं जैसे बेबिंस्की साइन है, क्लोनस है, पेंडुलर मूवमेंट है। ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल मूवमेंट एनहांस हो जाती है। बेबिंस्की साइन क्या होता है कि इसमें आप जब नॉर्मल अपने पाँव की सोल के ऊपर लेटरली स्ट्रोक करते हो, मीडियो लेटरली, तो जो पाँव हैं वो उसकी जो फिंगर्स हैं वो जो टोज हैं वो फैनिंग मूवमेंट शो करती हैं। अब उसी तरह क्लोनस क्या है, ये भी कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी रिफ्लेक्स एग्जैजरेट कर जाए, नॉर्मल से ज्यादा शो हो तो क्लोनस कहते हैं। पेंडुलर मूवमेंट, जैसे आप नी जर्क देते हो, नी रिफ्लेक्स निकालते हो, तो नी रिफ्लेक्स में जो आपकी लेग है वो पेंडुलर मूवमेंट शो करती है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वन वे कंडक्शन क्या है रिफ्लेक्सेस की, ये एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। रिएक्शन टाइम, ये वो टाइम होता है जिसके दौरान एक स्टिमुलस गया और एक्शन शुरू हुआ, ये रिएक्शन टाइम है। समेशन क्या है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि छोटे छोटे सिग्नल जो मिल के सम अप होकर रिफ्लेक्स जनरेट करें। ओकलियन क्या है, ओकलियन मतलब वो हिंड्रेंस है, वो एरर है कि जब दो या दो से ज्यादा नर्व फाइबर मिल के उसमें जो टेंशन क्रिएट हुई है वो नॉर्मल से कम हुई है। नॉर्मल से कम इस तरह हुई है कि जो उन्होंने टेंशन सेपरेटली परफॉर्म करनी थी वो जब कंबाइन होकर की है वो नॉर्मल से कम आई है। तो ये किस वजह से हो सकता है, ये नर्व फाइबर की ओवरलैपिंग की वजह से होता है। सब मिनिमल फ्रिंज क्या है कि इसमें दो या दो से ज्यादा जो नर्व फाइबर हैं वो नॉर्मल से कम रिस्पॉन्स देते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है, is defined as successive activation of additional motor unit with progressive increase in force of muscle contraction। जैसे ही आपका अफेक्टर ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको देख के फर्दर जो बैक पे मौजूद नर्व सिग्नल है वो जनरेट होते हैं और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। आफ्टर डिस्चार्ज क्या है, आफ्टर डिस्चार्ज इज द resistance or continuation of response of some time even after cessation of stimulus। आफ्टर डिस्चार्ज है कि स्टिमुलस आना खत्म हो गया है, डिटेक्शन खत्म हो गई, उसके बावजूद भी जो सिग्नल है वो थोड़ी देर तक जाता रहता है, उसको आफ्टर डिस्चार्ज बोलते हैं। रीबाउंड फिनोमेना, reflex activity can be forcefully inhibited for some time, but when inhibition is suddenly removed the reflex activity become more forceful than before। तो इसमें क्या होता है, रिबाउंड फिनोमेना क्या है कि आप पहले जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, जैसे कोई आप देखें कि मिर्गी के पेशेंट हैं, वो जब उनके अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं, क्लोनस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी की मूवमेंट एग्जैजरेटेड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है फुल बॉडी में। तो आप जब उसको रोकने की कोशिश करते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ ही देर बाद जैसे आप उसको छोड़ोगे वो वापस उसी हालत में चला जाएगा। तो ये कहलाता है रिबाउंड फिनोमेना। ये जस्ट एक एग्जांपल दी है। फटीग, बार बार जब एक ही नर्व रिफ्लेक्स एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो कुछ टाइम के लिए वो इलिसिट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है और स्लो हो जाती है। ये किस वजह से होती है कि नर्व फटीग हो जाती है। अब कुछ मोटर लिगन्स के लिहाज से रिफ्लेक्सेस को देखें तो अपर मोटर न्यूरॉन लिगन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन लिगन जब ड्यूरिंग अपर मोटर न्यूरॉन लिगन ऑल सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। अपर मोटर न्यूरॉन लिगन जब होती हैं तो सारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं पर एग्जैजरेटेड होते हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन में दोनों डीप और सुपरफिशियल दोनों रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सेस को देखा, आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। आप इसको डिटेल से अपनी बुक से पढ़ें, कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।